अगर आपके भी जीवन में ऐसी मुसीबतें हैं जिससे आप हार मान चुके हैं तो ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर मिट्टी का सैंपल ले रहे थे। तभी अचानक इन्हें सूचना मिलती है कि यहाँ पर एक खतरनाक तूफान आने वाला है और इन्हें अपना मिशन रद्द करना होगा और जल्द से जल्द अपने यान में लौटना होगा। जिसके बाद ये सभी अपने यान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम मार्क था उससे कोई ऑब्जेक्ट टकराता है और वो तूफान में कहीं खो जाता है। कमांडर मार्क को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क का कुछ पता नहीं चलता और ना ही उससे कोई संपर्क हो पाता है और इन सबको लगने लगता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये अपने यान में आकर वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि मंगल पर तूफान शांत हो चुका है और मार्क अभी भी जिंदा है, लेकिन एक रोड उसके पेट में चली गई है जिससे उसको बहुत दर्द होता है। लेकिन किसी तरह वो खड़ा होता है और अपने शेल्टर की तरफ बढ़ने लगता है जो उन्होंने बनाया था और धीरे से उस रोड को निकाल लेता है। लेकिन अब मार्क यहाँ पर किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि तूफान में उसके सारे इक्विपमेंट नष्ट हो चुके हैं और ये अकेला इस सुनसान ग्रह पर फंस चुका है। इसके साथ ही भी मार्क को मरा हुआ समझ चुके हैं और अगर मार्क को यहाँ से निकलना है तो इसे 4 सालों तक इंतजार करना होगा क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 सालों के बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर की दूरी पर है और उसे वहाँ जाना होगा। लेकिन मार्क इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 4 सालों के लिए खाना नहीं है। अब इसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा, लेकिन इसे इससे पहले खाने की व्यवस्था करनी होगी। और अब मार्क खेती करने का सोचता है और उसके पास जो आलू होते हैं वो इसे उगाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे पानी लगेगा। लेकिन मंगल पर पानी नहीं होता। मार्क एक बोटनिस्ट होता है और इसे पता है कि खेती के लिए किन किन साधनों की जरूरत पड़ती है। मार्क एक जगह मिट्टी इकट्ठी कर लेता है और उसमें आलू गाड़ देता है और अब इसे पानी की जरूरत होती है। लेकिन मार्क को पता है कि वो पानी कैसे बना सकता है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर अगर उसे जलाया जाए तो पानी बनाया जा सकता है। अब मार्क ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे ही वो इस प्रक्रिया को करता है एक धमाका होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन का सही अनुमान नहीं लगा पाता। लेकिन वो एक बार फिर पूरी तैयारी से कैलकुलेट कर कोशिश करता है और इस बार वो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर जलाने में कामयाब हो जाता है और अब धीरे धीरे पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल ये पानी वाष्प के कारण बनता है जिससे वहाँ पर छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती है और उस मिट्टी को जितने पानी की जरूरत होती है वहाँ पर पानी बन जाता है और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर पहला पौधा अंकुरित भी हो जाता है। मार्क इसे देखकर बहुत खुश होता है। तभी हमें बताया जाता है कि अर्थ पर सब मार्क को अब मरा हुआ समझ चुके हैं और उसका फ्यूनरल भी हो चुका है। लेकिन अगले दिन जब एक ऑपरेटर सैटेलाइट से मंगल की पिक्चर्स देख रही होती है तभी उसे पता चलता है कि उनके इक्विपमेंट अपनी जगह से शिफ्ट हो चुके हैं। वो अपने सीनियर्स को बुलाती है और ये सब समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी मंगल पर जिंदा है। लेकिन उसका सीनियर कहता है कि हम जानते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे तब मार्क भूख से मर चुका होगा क्योंकि उसके पास इतना खाना नहीं है और हमें भी पहुँचने में महीनों लग जाएंगे। इधर मार्क को 70 दिन बीत चुके थे। मार्क अब हिसाब लगाने लगता है कि नासा का जो अगला मिशन होगा जो कि 3200 किलोमीटर की दूरी पर है उसे वहां पहुंचना होगा और वहां पर पहुंचने में मार्क को 50 दिन लग सकते हैं। मार्क के पास जो गाड़ी होती है वो सिर्फ उसे एक दिन में 35 किलोमीटर ही चला सकता है क्योंकि इसके बाद उसे उस गाड़ी को सोलर की मदद से चार्ज करना होगा। इधर नासा भी मार्क तक खाना पहुँचाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन इनकी पूरी तैयारी में 3 महीने का समय लगेगा और जिस यान से ये खाना भेजेंगे उसे मंगल तक पहुँचने में 9 महीने का समय लगेगा। यानी ये मंगल ग्रह पर 1 साल के पहले नहीं जा सकते हैं। इधर मार्क के आलू भी उग चुके थे और मार्क की उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर आलू उगे थे, लेकिन मार्क को पता है कि ये सिर्फ इनकी मदद से जिंदा नहीं रह सकता। मार्क अब एक पाथफाइंडर के पास पहुंचता है जो 1997 में पृथ्वी के संपर्क से टूट गया था। लेकिन जब मार्क उस तरफ जाता है तो नासा की टीम इस मोमेंट को देख रही होती है, लेकिन पुरानी सैटेलाइट होने से ये सिर्फ फोटो क्लिक करके भेज सकता है। इसलिए मार्क उस कैमरे के सामने 3 बोर्ड लगाता है जिसमें बीच वाले बोर्ड में लिखा होता है कि क्या आपको सिग्नल मिल रहे हैं और बाकी दोनों में यस या नो लिख देता है। और जब नासा वाले उस पाथफाइंडर के कैमरे को यस की तरफ मूव करते हैं तब मार्क समझ जाता है कि वो मुझे देख रहे हैं और ये बात जानकर उसे बहुत खुशी होती है। और इसके बाद मार्क उनसे बात करने के लिए कोड्स का इस्तेमाल करता है जिससे अब वो नासा से बात कर सकता है। नासा उसे बताती है कि वो मार्क के लिए खाना और जरूरी सामान भिजवा रहे हैं और जिसके बाद मार्क को बताते हैं कि तुम्हारी क्रू को अभी नहीं पता है कि तुम जिंदा हो और वो अभी भी अंतरिक्ष में ही है और पृथ्वी पर वापस लौटने की
तैयारी कर रहे हैं, पर अब नासा मार्क के क्रू को बता देती है कि मार्क अभी भी जिंदा है। क्रू मेंबर्स को इसके बारे में जानकर बहुत खुशी होती है, लेकिन इससे ज्यादा उन्हें दुख होता है क्योंकि वो मार्क को मरने के लिए छोड़ आए हैं। और जिसके बाद एक दिन मार्क ने जो आलू उगाए थे वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी सारी खेती नष्ट हो जाती है। मार्क अब चिंता में आ जाता है क्योंकि वो दूसरी फसल नहीं उगा सकता, क्योंकि अब वो वैसा वातावरण नहीं बना सकता है जैसा उसने पहले बनाया था। मार्क को पता होता है कि उसके पास जितने आलू है वो इनसे जिंदा नहीं रह सकता और नासा की मदद पहुंचने से पहले ही वो मर जाएगा। मार्क नासा को यह बात बताता है और उसे नासा सुझाव देती है कि तुम्हें खाने का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। और अब मार्क भी ऐसा ही करता है। जो वो एक दिन में 3 बार खाना खाता था, अब वो एक बार का खाना 3 दिन तक चलाता है। और नासा पृथ्वी पर जल्द से जल्द लॉन्च की तैयारी करने लगती है और खाना और जरूरी सामान रखकर बिना टेस्टिंग के ही लॉन्च कर देती है, क्योंकि उन्हें देर हो रही थी। लेकिन मार्क की फिर से परीक्षा का समय था। लॉन्च होने के बाद रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो जाता है और जिसके बाद सबके सब दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब मार्क को बचाना नामुमकिन है। और जब ये बात मार्क को पता चलती है कि लॉन्च फेल हो चुका है तो वो टूट जाता है और नासा को एक मैसेज भेजता है कि मेरे माँ बाप को ये संदेश पहुंचा देना कि मैं हार नहीं मान रहा, लेकिन हमें हर अंजाम के लिए तैयार होना चाहिए। मुझे मेरा काम पसंद है और अगर मैं मर भी गया तो मेरे मरने के पीछे मेरा एक नेक मकसद होगा जो मुझसे कहीं ज्यादा जरूरी है। वही नासा पूरी उम्मीद छोड़ चुका है, लेकिन चाइना नासा की मदद करने का फैसला करता है क्योंकि उसके पास स्पेस में जाने की पूरी तैयारी होती है। लेकिन यहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम रीच था। ये एस्ट्रोडायनेमिक्स में काम करता है। रीच नासा को बताता है कि वो मार्क को कैसे बचा सकते हैं और कहता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी का क्रू वापस आ रहा है वो अगर अर्थ पर ना आकर अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाए और जब वो अर्थ के पास होगा तब हम उन्हें यहाँ से जरूरी सामान और खाना पहुँचा देंगे और स्लिंग शॉट के जरिए जिससे बाकी का क्रू वापस आ रहा है उसे वापस मंगल की तरफ धकेल देंगे। स्लिंग शॉट किसी भी यान को ग्रेविटी की मदद से धकेल सकता है। रीच कहता है जब उनका यान मंगल के पास पहुंचेगा तब उनको वहां उतरना नहीं है क्योंकि उनके पास ईंधन कम है और अगर उतरे तो ये भी वहीं पर फंस सकते हैं, बल्कि मार्क को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि मंगल पर है उससे मार्क को मंगल के ऑर्बिट से बाहर निकलना होगा और जब वो ऊपर आएगा तब उसे बाकी का क्रू पकड़ लेगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था और नासा एक मार्क की जान बचाने के लिए 5 लोगों की जान नहीं ले सकता है, पर अगर वो ऐसा करते हैं तो वो समय से पहले ही मार्क तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बाकी के क्रू का 533 दिनों का मिशन और बढ़ जाएगा और नासा ये योजना रद्द कर देता है। इधर मार्क भी अपने काम को जारी रखता है जिस काम के लिए वो यहाँ पर आया था। लेकिन तभी रीच जिसने अपना प्लान नासा को बताया था वो किसी तरह अपनी योजना इन 5 एस्ट्रोनॉट्स को बता देता है और ये पांचों भी नासा से बिना परमिशन लिए ही मार्क को बचाने का तय कर लेते हैं। और जब नासा इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की दिशा बदलते देखता है तब ये समझ जाते हैं कि ये मार्क को बचाने जा रहे हैं और नासा भी अब इन तक जरूरी सामान पहुंचाने की तैयारी करने लगता है। और इधर मार्क तक भी सूचना पहुंचा दी जाती है, जिसके बाद मार्क उस ऑब्जेक्ट के लिए निकल पड़ता है जिसमें वो बैठकर मंगल के ऑर्बिट से बाहर निकलेगा और उस यान तक पहुंच जाएगा जिसमें उसके 5 साथी उसे लेने आ रहे हैं। अब मार्क वोटनी 90 दिनों के सफर के बाद उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वजन बहुत ज्यादा है। इसलिए मार्क इसमें से लगभग सारा सामान जो काम का नहीं होता है उसे निकाल देता है, क्योंकि अगर वजन ज्यादा हुआ तो मार्क कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। मार्क इसमें से 5000 किलो कम कर देता है, लेकिन इसके बाद भी नहीं कह सकते कि मार्क पहुंच भी पाएगा या नहीं। पूरी दुनिया इस मिशन पर नजरें गड़ाई थी, लेकिन मार्क को अब यह करना ही होगा। मार्क वोटनी टेक ऑफ करता है और देखते ही देखते वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। इधर पांचों क्रू मार्क को संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाव ज्यादा होने के कारण मार्क बेहोश हो जाता है। इसलिए मार्क रेडियो के सहारे कुछ जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन जब मार्क होश आता है तब सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक मुसीबत थी। मार्क वोटनी की स्पीड बहुत तेज थी जिससे इसको पकड़ना मुश्किल था। लेकिन अब मार्क एक कड़ा फैसला लेता है। वो कहता है कि मेरे सूट में मैं एक छेद करूंगा, उससे मैं अपने आप को दिशा देकर तुम तक पहुंच सकता हूँ। उसके साथ ये सब करने से मना कर देते हैं और मार्क अब उनकी तरफ आता दिखाई देता है और कमांडर एक स्पेसशिप की चेयर पर बैठकर मार्क को पकड़ने जाती है। लेकिन कुछ दूरी तक पहुंचते ही चेयर की रस्सी खत्म हो जाती है और मार्क वोटनी तक अब पहुंचना नामुमकिन है। और अब मार्क के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो अपने स्पेस सूट में छेद कर देता है और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है और जो छेद से हवा निकल रही थी उससे अपने आप को दिशा देता है। जैसे तैसे मार्क अपने कमांडर तक पहुंचने ही वाला होता है और कमांडर का हाथ पकड़ते ही उसका हाथ छूट जाता है। तभी सब घबरा जाते हैं, लेकिन मार्क किसी तरह उस रस्सी को पकड़ लेता है जिससे कमांडर बंधी हुई थी
और मार्क की जान में जान आती है और ये सभी बहुत खुश होते हैं। मार्क अपने कठिन समय को पृथ्वी पर भी भुला नहीं पाता है और जिसके बाद वो एस्ट्रोनॉट्स का इंस्ट्रक्टर बन गया होता है, जो उन्हें अपने जीवन से प्रेरणा देता है। और यह बेहतरीन कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।